नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इसके रिगार्डिंग है, क्योंकि अक्टूबर 2024 का जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो जो आपके जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी वो आईएमएस के बेहाफ पे होगी। तो इस तरीके से अक्टूबर 2024 से जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम हो गया है वो हो गया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि जो अभी तक जीएसटीआर 2B था वो स्टैग्नेंट था, वो अपनी इच्छा से तैयार होता था आपके सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने के बेहाफ पे। पर अब जो जीएसटीआर 2B जो आपका तैयार होगा वो कैसे होगा, आईएमएस के बेहाफ पे होगा। तो आज की तारीख में अक्टूबर 2024 की रिटर्न जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने के लिए और इससे आगे आने वाली जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने के लिए, आईटीसी को प्रॉपर क्लेम करने के लिए आईएमएस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सिस्टम फॉर्म हो गया है, क्योंकि इसी के बेहाफ पे आपकी जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में आईटीसी आएगी। सो आज की इस वीडियो में की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर क्लेमिंग आईटीसी और बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B, उन पॉइंट्स की आज बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए हैं जब हमने इसको पढ़ा थोड़ा बहुत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना इसको देखे जीएसटीआर 3B ना फाइल करें। तो यहाँ पे आपको आईएमएस में आने के लिए कहाँ पे आना है, लॉगिन करने के बाद आप सर्विसेज में आओगे, रिटर्न में आओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। यहाँ पे हमने आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे सबसे पहली और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएमएस कोई मंथ वाइज तैयार नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई महीना नहीं लिखा हुआ। अगर मैं व्यू करूंगा तो सीधा रीडायरेक्ट इसने कहाँ कर दिया, फॉर्म के ऊपर हमें रीडायरेक्ट कर दिया। मैं अगर आपको द्वारा लेके चलता हूँ, रिटर्न में आए, आईएमएस डैशबोर्ड पे आए, तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आईएमएस कोई मंथ वाइज प्रिपेयर नहीं है। आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आपके 4 महीने पुराने इनवॉइसेस भी हो सकते हैं, आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर 2 महीने पुराने, 1 महीने पुराने इनवॉइसेस भी हो सकते हैं। तो कौन से इनवॉइसेस डैशबोर्ड में रहेंगे, कौन से इनवॉइसेस यहाँ से आउट हो जाएंगे, कौन से इनवॉइसेस 2B में आएंगे, कौन से इनवॉइसेस 3B में आएंगे, किनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना और पेंडिंग करना है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अक्टूबर 2024 से जो है आईएमएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने व्यू पे क्लिक करा तो आपने देखा यहाँ पे कोई महीना नहीं आ रहा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन। इससे 2 पॉइंट निकल के आए। पहली बात कि जीएसटीआर 2B की अकड़ ठंडी हो गई, मतलब जीएसटीआर 2B अपने आप तैयार नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि अगर आपने आईएमएस के अंदर कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे, मतलब वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके 2B में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह कि 2B पहली बात अब अपने आप जनरेट नहीं होगा, दूसरी 2B स्टैग्नेंट नहीं है। 2B स्टैग्नेंट कब होगा, आपके 3B फाइल करने के बाद, उसके बाद 2B चेंज नहीं होगा। तो 2B की कट ऑफ डेट तो वही है 13 तारीख, बट 2B स्टैग्नेंट नहीं है। अगर आपने आईएमएस डैशबोर्ड में मतलब 13 तारीख के बाद कुछ भी एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हो तो उसका इफेक्ट आपके जीएसटीआर 2B में पड़ेगा। तो एक बात है दिमाग से निकाल दो कि 2B अब स्थिर रहेगा। 2B स्थिर कब रहेगा, जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल कर दोगे, उसके बाद आपका 2B स्टैग्नेंट स्थिर हो जाएगा, उससे पहले 2B स्थिर नहीं है। तो मतलब अगर आप आईएमएस में इनवॉइसेस को कुछ भी नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। पर आईएमएस के बिहाफ से ही आपकी जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस जाएंगे और जीएसटीआर 2B से आपके 3B में आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखो। अब यहाँ पे हमने आईएमएस डैशबोर्ड को देखा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे B2B के इनवॉइसेस, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट, B2B क्रेडिट नोट और B2B के क्रेडिट नोट अमेंडमेंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली सप्लाई वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। B2B इनवॉइसेस मतलब जो आपने परचेजेस की है, जो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल की है, उसने कोई जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अमेंड करा, पर इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ अकाउंटेंट भाई जो नए नए हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेज, क्योंकि हमारा पेड कोर्स है तो बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर जो हमने डेबिट नोट दिया है वो जीएसटीआर 2B में आएगा। अरे नहीं भाई, यहाँ पे जो डेबिट नोट लिखा है इसका मतलब है जो आपके सप्लायर ने डेबिट नोट दिया है। एक डेबिट नोट आप देते हो, उससे क्या करते हो, आप अपनी आईटीसी को कम करते हो। एक डेबिट नोट आप देते हो, वो परचेज रिटर्न का हो सकता है, वो कोई डिस्काउंट वगैरह का हो सकता है, या कोई क्लेम, कोई आपने कोई क्लेम कर रहे हो उसका डेबिट नोट हो सकता है, जिससे कि आप अपनी परचेजेस को कम कर रहे हो और आईटीसी को कम कर रहे हो। पर ये जो डेबिट नोट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ये डेबिट नोट आपके वाले रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये डेबिट नोट आपके सप्लायर ने जो इशू करा है। आपका सप्लायर डेबिट नोट कब इशू करता है, जब वो अपनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। कोई रेट डिफरेंस का डेबिट नोट हो सकता है, या किसी और भी चीज का डेबिट नोट हो सकता है, और टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ा रहा होता है, तो उसको B2B का डेबिट नोट वो वाले यहाँ पे आएंगे जो आपकी परचेज से रिलेटेड हैं, वो वाले जो कि आपने इशू नहीं करे, जो आपके सप्लायर ने इशू करे। जो आपने इशू करे हैं उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसको आपको क्रेडिट नोट से रिकंसाइल करना होता है।
क्योंकि जो डेबिट नोट आपने इशू करा है वो आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करा होगा, और जो डेबिट नोट पार्टी ने इशू करा है वो आप एज क्रेडिट नोट अपने यहाँ पे चढ़ाओगे और अपनी आईटीसी को बढ़ाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्स में डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं आईएमएस की। तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहले अगर डैशबोर्ड को देखें तो डैशबोर्ड में हमें देखने को क्या मिल रहा है। पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया कि मंथ वाइज नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको यहाँ बहुत कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ। ये मंथ वाइज नहीं है। आईएमएस डैशबोर्ड अगर आप देखो यहाँ कहीं पे भी कोई महीना नहीं लिखा हुआ, कोई मंथ नहीं लिखा हुआ। ये एक डैशबोर्ड है जिसमें से कुछ इनवॉइसेस आउट होते रहेंगे, कुछ पेंडिंग में पड़े रहेंगे, कुछ रिजेक्टेड में पड़े रहेंगे। 2 महीने पुराना भी इनवॉइसेस आपको दिखेगा। कौन सा दिखेगा, कैसे दिखेगा, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी B2B के इनवॉइसेस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी किसी भी पार्टी ने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं दिया और किसी भी पार्टी ने कोई अमेंडमेंट नहीं किया। अगर वो अमेंडमेंट दिखेंगे तो रेस्पेक्टिवली कॉलम्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नो एक्शन के अंदर यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, 4 टैब हैं। पहला नो एक्शन, दूसरा एक्सेप्टेड, तीसरा रिजेक्टेड, चौथा पेंडिंग। तो नो एक्शन के अंदर 16 आ रहे हैं, एक्सेप्टेड के अंदर 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये 20 जो ट्रांजेक्शन है ये मेरे 2B में चले जाएंगे, क्योंकि नो एक्शन वाले भी एज डीम्ड माने जाएंगे, एक्सेप्टेड वाले तो एक्सेप्टेड हो ही गए। तो जो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे वो आपके 2B का पार्ट हो जाएगा, जो रिजेक्ट करोगे वो 2B का पार्ट नहीं होगा, जो पेंडिंग करोगे वो भी 2B और 3B का पार्ट नहीं होगा। डिटेल में मैं भी आपको इसके ऊपर एक PDF भी दिखाने वाला हूँ, पर मैं इससे पहले कुछ आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, नो एक्शन वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, जहाँ पे कि 16 इनवॉइसेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ देखोगे आप पार्टी वाइज आपके इनवॉइस वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज आपके यहाँ पे इनवॉइसेस आ रहे हो। यहाँ पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। ठीक है, और चौथा बटन यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि सोर्सेज, मतलब ये इनवॉइसेस कहाँ से आए हैं, तो आपके सप्लायर के GSTF 1 और IFF के बिहाफ पे आए हैं। सोर्सेज रिटर्न पीरियड अक्टूबर। यहाँ पे मैं बहुत कमाल की चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो अक्टूबर दिख रहा है, अभी हम कब खड़े हुए, आज तारीख है 9/11, आज तारीख है 9/11। ठीक है, और हम अक्टूबर की 3B फाइल करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट पे आता हूँ। तो यहाँ देखोगे आप नवंबर के इनवॉइसेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो नवंबर के इनवॉइसेस भी आ रहे हैं। ये देखो ये रहा नवंबर का इनवॉइसेस, पर यहाँ पे सोर्स फाइलिंग स्टेटस क्या है, नॉट फाइल्ड। और क्या मैं इनको अक्टूबर की 3B में क्लेम कर सकता हूं? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिनकी मैं अभी इसमें वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आईएमएस कोई मंथ वाइज प्रिपेयर नहीं होता। आईएमएस एक नॉर्मली डैशबोर्ड है जहां पे आपको दिखता रहेगा कि आपके इनवॉइसेस कौन से एक्सेप्ट है, कौन से रिजेक्ट है, कौन से पेंडिंग है, और वहां पे जो पेंडिंग होगी केवल वही दिखेंगे, जो एक्सेप्ट करते जाओगे वो आउट होते जाएंगे, और जो 3B फाइल आप करते जाओगे वो भी आउट होते जाएंगे। कैसे क्या कहानी होगी अभी हम देखते हुए चल रहे हैं आगे, और पूरे सारे पॉइंट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने आईएमएस को ओपन करा, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर जो कॉलम है वो मैंने आपको दिखा दिए। मेन पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि सोर्सेज कहाँ से आ रही है, सोर्सेज, रिटर्न पीरियड और सोर्स फाइलिंग स्टेटस। ठीक है, सो अब मैं 1 बाय 1 इनकी पॉइंटों की चर्चा भी आपसे कर लेता हूं। तो यहाँ पे एक हमारे पास PDF है। तो यहाँ पे आईएमएस का मतलब क्या है, आईएमएस का मतलब है जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है, जो भी आपने परचेजेस की है वो आपको आईएमएस में दिखेगी। कौन सी परचेजेस नहीं दिखेंगी, तो आरसीएम सप्लाई का कोई इनवॉइस नहीं होता, क्योंकि आपका सप्लायर कोई उसको चढ़ाता नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्टर्ड है भी तो भी आरसीएम वाली सप्लाई आपको यहाँ पे आईएमएस में नहीं दिखेगी। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट फोन आ गया था। इसके अलावा वेयर आईटीसी इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू POS रूल। POS मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है बट जो रेसिपिएंट है वो अदर स्टेट का है। यहाँ पे आप देखोगे स्टार बना हुआ है, स्टार के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है कि रेसिपिएंट का स्टेट अलग है। जैसे कि होटल वगैरह होते हैं, आप भैया मैं यूपी का हूं, मैं बॉम्बे में जाके रुका, तो उसने मेरे को इनवॉइस दिया पर उसने CGST SGST लगाया, पर उसने GST नंबर मेरा डाला जो कि अदर स्टेट का, तो वो भी यहाँ पे आपको आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एलिजिबल फॉर क्लेम नहीं है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते, एलिजिबल आईटीसी नहीं है। ठीक है, सो ये तो हो गया आईएमएस का छोटा सा मतलब। अब आईएमएस में जो आपको एक्शन दिखेंगे वो 4 एक्शन है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग एंड नो एक्शन। तो जो आप एक्सेप्ट कर दोगे वो आपके GST या 2B और 3B का पार्ट होगा। बहुत ब्रीफ में और बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। जो आप 4 टैब हो गए, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, नो एक्शन। आप एक्सेप्ट कर दोगे तो 3B और 2B का पार्ट बन जाएगा, आप रिजेक्ट कर दोगे तो 3B और 2B का पार्ट नहीं बनेगा, आप पेंडिंग कर दोगे तो आपके 3B और 2B का पार्ट नहीं बनेगा पर आईएमएस में रहेगा। और नो एक्शन करोगे तो सारे के सारे आईएमएस से इनवॉइसेस जो हैं वो आउट होके कहां चले जाएंगे, आपके 2B में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर कौन से इनवॉइसेस डैशबोर्ड में बचे रह जाएंगे। तो अब हम जब अक्टूबर का 3B फाइल करेंगे और हम इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो जितने भी हमारे इनवॉइसेस हैं वो सारा का सारा हमारा आईएमएस डैशबोर्ड खाली हो जाएगा। दोबारा से समझो मेरी बात को, अक्टूबर 2020, क्योंकि हम चारों पॉइंट को लेके चलते हैं ना, चारों पॉइंट को लेके चलते हैं, पहले इसको चर्चा करेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक है, अब हम जब अक्टूबर
2024 का 3B फाइल करेंगे और मान लो मेरे सारे इनवॉइसेस मैंने एक्सेप्ट कर दिए, जितने भी इनवॉइसेस मेरे को यहाँ डैशबोर्ड पे दिख रहे हैं, मैं चारों पॉइंट की बात करूंगा ना, तो ध्यान से सुनना। मैंने सभी को एक्सेप्ट कर दिया तो सारे के सारे इनवॉइसेस आईएमएस डैशबोर्ड से आउट हो जाएंगे, आईएमएस डैशबोर्ड खाली हो जाएगा और वो सारे के सारे इनवॉइसेस कहां पहुंच जाएंगे, जीएसटीआर 2B में पहुंच जाएंगे और जीएसटीआर 2B से आपके जीएसटीआर 3B में आ जाएंगे और आईएमएस डैशबोर्ड आपका खाली हो जाएगा अगर आपने सभी के सभी इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर दिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सर मैंने सभी के सभी इनवॉइसेस रिजेक्ट कर दिए। आप सभी के सभी इनवॉइसेस रिजेक्ट कर दोगे तो आपका 2B नील का जनरेट हो जाएगा, 3B में कोई आईटीसी नहीं आएगी और आपका आईएमएस डैशबोर्ड खाली हो जाएगा। सर मैंने सभी के सभी इनवॉइसेस पेंडिंग में कर दिए। आप अगर सभी के सभी इनवॉइसेस पेंडिंग में कर दोगे तो आपका आईएमएस डैशबोर्ड में सारे इनवॉइसेस आपको दिखेंगे, 2B नील का रहेगा, 3B आपके 3B में कोई भी आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सर मैंने कुछ भी नहीं करा आईएमएस डैशबोर्ड के ऊपर, तो अगर आपने नो एक्शन लिया तो आपका आईएमएस डैशबोर्ड खाली हो जाएगा, आपके सारे के सारे इनवॉइसेस 2B में चले जाएंगे और 2B से उठ के आपके 3B में आ जाएंगे। ये हो गया चारों का मतलब मोटा मोटा। अब आ जाओ, सर मैंने आईएमएस में कुछ इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर दिए, जो आपने एक्सेप्ट कर दिए वो 2B और 3B में चले जाएंगे। सर मैंने आईएमएस में कुछ इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे बट कुछ रिजेक्ट कर दिए, तो जो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट करे हैं वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड से खाली हो जाएंगे और 2B और 3B के अंदर चले जाएंगे। जो एक्सेप्ट करे होंगे वो एलिजिबल फॉर आईटीसी हो जाएंगे, जो रिजेक्ट करे होंगे उसकी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। सर मैंने कुछ इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे, कुछ रिजेक्ट करे, कुछ पेंडिंग करे, तो जो एक्सेप्ट करे वो आईएमएस डैशबोर्ड से हट जाएंगे, जो रिजेक्ट करे वो आईएमएस डैशबोर्ड से हट जाएंगे, जो पेंडिंग में छोड़ दिए वो आईएमएस डैशबोर्ड पे पड़े रहेंगे, उनमें आप फर्दर रिटर्न में एक्शन ले सकते हो और जो नो एक्शन है वो तो आपके 2B में चलेंगे। आई होप इसके बाद अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम दोबारा से आते हैं आईएमएस डैशबोर्ड पे, फिर से व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने कुछ इनवॉइसेस जो हैं वो एक्सेप्ट करे हुए हैं, मैं भी रिजेक्ट भी करके दिखाऊंगा, पेंडिंग भी करके दिखाऊंगा। मैंने कुछ इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे हुए हैं, तो क्या वो मेरे जीएसटीआर 2B का पार्ट बन गया? तो एक बार हम अक्टूबर का 2B ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अक्टूबर का 2B ओपन करा। अगर चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ पर इसलिए बोल दिया क्योंकि जब तक ये ओपन हो रहा है, और बोला इसलिए कि भाई कंटेंट, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको बिल्कुल, चाहे वो पेड वीडियो चाहे हमारा फ्री वीडियो, हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो हम टॉपिक समझा रहे हैं उससे लेके पूरी नॉलेज आपको मिल जाए और आपके मन में जो एकदम लेमैन वाले जो बिल्कुल सिली और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको भी दूर करा जाए। तो मैं यहाँ पे अब अक्टूबर का 2B ओपन कर रहा हूँ। तो क्या अक्टूबर का 2B में वो इनवॉइसेस दिख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करे हैं? जो मैंने यहाँ पे 4 इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे हैं, क्या वो अक्टूबर के 2B में दिख रहे हैं? तो अभी वो अक्टूबर के 2B में नहीं दिख रहे हैं, अभी अक्टूबर के 2B में नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अक्टूबर के 2B की जो कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट क्या है भैया? वो कट ऑफ डेट है आपकी 13 तारीख। तो अक्टूबर की 2B में जब वो दिखेंगे, कब दिखेंगे सर? 14 तारीख से, 14 तारीख से ऑन 14th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, तो 14 से दिखेंगे। अभी आज तारीख क्या है? आज है तारीख 9। आज वीडियो को बनाइए जिससे कि आपको आईएमएस के लेके वर्किंग को समझ में आ जाए। जब हमारी 14 तारीख आ जाएगी तो जो मैंने इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे हैं वो यहां से आउट हो जाएंगे आईएमएस डैशबोर्ड से और आपके 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जो मैंने मान लो 4 इनवॉइसेस एक्सेप्ट करे हैं, मेरे को गलती हो गई साहब, अब मैं इसमें से कुछ इनवॉइसेस रिजेक्ट करना चाहता हूं, कुछ पेंडिंग करना चाहता हूं। मान लो मैंने एक इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक इनवॉइस मैंने पेंडिंग कर दिया। गौर से देख लो, मैंने एक रिजेक्ट कर दिया, एक पेंडिंग कर दिया। मैंने आपको सारे एक्शन और सारे एक्शनों का मतलब समझा दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, और फिर हम, ये हमारा प्रोसीड हो गया, लिखा हुआ आ गया एक्शन टेकन ऑन 2 सेलेक्टेड रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। प्रोसीड करो, बैक टू समरी आएंगे तो आप देखोगे अब यहाँ पे 2 इनवॉइसेस मेरे एक्सेप्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, 16 इनवॉइसेस नो एक्शन में, 2 इनवॉइसेस एक्सेप्ट में, 1 इनवॉइस रिजेक्टेड में और 1 इनवॉइसेस पेंडिंग में। तो जो नो एक्शन वाला है ये 14 तारीख के बाद सारे 2B में चले जाएंगे, आईएमएस डैशबोर्ड यहाँ से खाली हो जाएगा। रिजेक्टेड वाला 2B में चले जाएंगे, डैशबोर्ड खाली हो जाएगा। एक्सेप्टेड वाला 2B में चला जाएगा, रिजेक्टेड वाला भी आईएमएस डैशबोर्ड खाली हो जाएगा और 2B में चला जाएगा। पर जो पेंडिंग वाला है वो यहाँ पे रह जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईएमएस डैशबोर्ड कोई मंथ वाइज नहीं है, ये आपका यहाँ पे इनवॉइसेस पेंडिंग वाले शो होते रहेंगे, नो एक्शन एक्सेप्ट प्रोजेक्ट वाले जो शुरू के 3 कॉलम है ये यहाँ से आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप अब यहाँ पे आपको चीजों को समझ में आ रहा होगा। पर यहाँ पे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब तक हम अपना 3B फाइल नहीं करते, जब तक हम अपना 3B फाइल नहीं करते तब तक हम इनके साथ कुछ भी खेल सकते हैं, जो भी मैं आपको खेल के दिखा रहा हूं। ठीक है, जब हमारा 3B फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिजेक्ट जो है वो बहुत सोच समझ के करना।
अगर आपने रिजेक्ट एक बार कर दिया तो इनवॉइसेस वो आपका आईएमएस डैशबोर्ड से भी हट जाएगा, 2B में रिजेक्शन में चला जाएगा और वो आपकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो रिजेक्ट जो है वो बहुत ध्यान से करना है। कुछ नहीं समझ में आता तो कोई भी एक्शन मत लो, और अगर कोई एक्शन लोगे तो आपके 2B में जाएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो नहीं जाएगा, और पेंडिंग कर दोगे तो यहाँ डैशबोर्ड में पड़ा रहेगा, आप उसे फर्दर क्लेम कर सकते हो। अब मन में क्वेश्चन आएगा सर कौन से एक्सेप्ट करें, कौन से रिजेक्ट करें, कौन से पेंडिंग करें। तो एक्सेप्ट वो करोगे जिनकी आपने सप्लाईज परचेज की है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, आपने उस सप्लाई को परचेज करा है और वो एलिजिबल फॉर आईटीसी है, उसको एक्सेप्ट कर दो। जो एलिजिबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और जो आप आगे क्लेम करना चाहते हो उसको आप पेंडिंग में छोड़ दो। जैसे कि मान लो आपके सप्लायर ने कोई भी आपको इनवॉइस दिया, अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसको आगे क्लेम करना चाहते हो कि भाई मैं अभी इसका पेमेंट रोक के चलूंगा, मैं आईटीसी तभी क्लेम करूंगा जब मेरे को इसका पेमेंट करना है, तो आप उसको आगे क्लेम कर सकते हैं। या कोई भी ऐसी आईटीसी जो अभी आप क्लेम नहीं करना चाहते हो, आपका मन नहीं है, आपके पास इनवॉइसेज नहीं है, आपके पास सप्लाई नहीं आई है, केवल इनवॉइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, सप्लाई एक्चुअली आपके पास नहीं आई है, गुड्स आपके पास एक्चुअली नहीं आया है, तो वो उस कंडीशन के अंदर आप उसको पेंडिंग में छोड़ सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता तो मैंडेटरी फॉर्म नहीं है, एज इट इज इसको जो है आप छोड़ दीजिए। तो आपका जैसे 2B तैयार होता था, जैसे प्रीवियस पीरियड्स के 2B तैयार होते हुए आ रहे हैं, वैसे ही आपका 2B तैयार हो जाएगा। अमेंडमेंट में कोई भी इनवॉइस आएगा तो उस पर आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक बार हम इस पीडीएफ पे द्वारा आते हैं और फटाफट से इसको हम देख लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग और नो एक्शन वाले, बहुत ही डिटेल में बता दिया। की पॉइंट, डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो डीम्ड एक्सेप्टेड कौन से माने जाएंगे? जिसमें आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया होगा वो डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे और आपके 2B और 3B का पार्ट बन जाएंगे। और ये जो नीचे जो एक्शन लिखे हुए, जो नीचे जो रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, इनके ऊपर आप पेंडिंग एक्शन नहीं कर सकते। फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स पेंडिंग एक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। कौन से? क्रेडिट नोट। अगर आपके सप्लायर ने अपनी सप्लाई को कम करा, मतलब आपकी आईटीसी को कम करा है, तो उस क्रेडिट नोट को आप पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा और आपकी आईटीसी को वो कम करेगा। तो क्रेडिट नोट जो है, जहां पे आपका डाउनवर्ड हो रहा है, आपकी आईटीसी को कम करा जा रहा है, तो वहां पे आप उसको पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का नुकसान होगा, और जहां पे गवर्नमेंट का नुकसान होता है वहां पे पेंडिंग का काम ही नहीं है, ठीक है। डाउनवर्ड अमेंड इनवॉइसेस, अगर आपका सप्लायर इनवॉइस को अमेंड कर रहा हो और वहां से आपकी आईटीसी कम हो रही है, तो आप उसको पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते हो, वो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। डाउनवर्ड अमेंडेड बीओई, बिल ऑफ एंट्री, जहां पे बिल ऑफ एंट्री के थ्रू आपकी आईटीसी को कम करा जा रहा है, तो वहां पे आप उसको पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते हो। तो सिंपल सी मेथड है कि जहां पे गवर्नमेंट का नुकसान होता है वहां पे कोई पेंडेंसी का काम नहीं है। हाँ, आप अपनी इच्छा से कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट को तो दिख रही है एलिजिबल है, पर आप क्लेम नहीं कर रहे, उसे पेंडिंग में छोड़ो, रिजेक्ट करो, जो मर्जी वो करो। फॉर दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स रिजेक्ट एक्शन विल नॉट बी अवेलेबल, और इसके ऊपर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिल ऑफ एंट्रीज के ऊपर आप जो है रिजेक्ट इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर वो अमेंड हुआ है या आप नॉर्मली भी आपके बिल ऑफ एंट्रीज आपके पास आई है, अगर आपने कोई भी इंपोर्ट करा है एसीजेड से या फिर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा है, तो आप उस बिल ऑफ एंट्री की आईटीसी को ना तो रिजेक्ट कर सकते हो, ना अमेंडेड को आप पेंडिंग में डाल सकते हो, ठीक है। आगे 4th नंबर पॉइंट में आपको बताना चाहेंगे, ऑल द एक्सेप्टेड, डीम्ड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स विल मूव आउट ऑफ आईएमएस डैशबोर्ड। जो इतनी देर से मैं चीख के बता रहा हूं कि जो आपने एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे वो मूव आउट हो जाएंगे डैशबोर्ड से। केवल पेंडिंग वाले जो हैं, केवल पेंडिंग रिकॉर्ड्स विल रिमेन ऑन आईएमएस डैशबोर्ड एंड दीज रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेप्टेड रिजेक्टेड इन फ्यूचर और फर्दर टैक्स पीरियड्स, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, तो 4th और 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले जो है वो आईएमएस डैशबोर्ड से आउट हो जाएंगे और पेंडिंग वाले पड़ जाएंगे। Records will flow here at the time of saving only, and taxpayer can take action on such records, but for following such records in GST 2B and GST 3B, filing status of supplier return where records is saved must be filed। देखो यहां पे हम आते हैं दोबारा से आईएमएस डैशबोर्ड पे, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, सोर्स फाइलिंग स्टेटस, फाइल्ड है, नॉट फाइल्ड है। सामने वाली पार्टी ने केवल जीएसटी 1 में इनवॉइसेस को सेव किया है, वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे आ गए, अभी उसने फाइल नहीं किया है, अभी उसने केवल सेव करा है। ये देख लो आप ऊपर इनके फाइल हैं, पर इसका फाइल नहीं है। नॉट फाइल्ड बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूं, तो नवंबर मंथ में जो ई इनवॉइस बनाते हैं, तो उनके ई इनवॉइस के बिहाफ पे जीएसटी 1 में इनवॉइसेस सेव हो जाते हैं और वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, पर उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अब ये फाइल्ड नहीं है रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड केवल वही फ्लो होंगे, रिकॉर्ड केवल वही आपके 2B और 3B में जाएंगे जहां पे सप्लायर का जो स्टेटस है, सप्लायर का जो स्टेटस है वो फाइल्ड होना चाहिए। सप्लायर का स्टेटस क्या होना चाहिए? मस्ट बी फाइल्ड।
अगर वो GST-1 फाइल नहीं करेगा और वो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे दिख रहे हैं और आपने एक्सेप्ट कर दिए तो भी आपके 2B का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? नहीं समझ में आई तो कमेंट कर दो। ठीक है, ऑल्सो इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन सेव रिकॉर्ड बाय सप्लायर सिस्टम विल रीसेट द स्टेटस ऑफ रिकॉर्ड। मान लो आपने कोई इनवॉइस एक्सेप्ट कर दिया, मान लो आपके सप्लायर ने कोई GST-1 में इनवॉइस चढ़ा दिया आपके GST पे, पर बाद में उसको पता लगा कि भाई साहब ये तो मैंने गलत GST नंबर डाल दिया, वो आपका तो था ही नहीं, वो किसी और का था। आपने फटाफट से उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसने अमेंड कर दिया, उसको GST-1 में सेव ही करा था ना, भी फाइल तो नहीं करा था उसने, तो उसने उसको अगर चेंजेस कर दिया तो आपके IMS डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बार बार कमेंट करके कहते हैं सर IMS की जरूरत क्या है, हम तो उसमें कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो 2B का पार्ट बन जाएगा। नो डाउट IMS मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, पर आपका सप्लायर उस पर क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस तो आप कर रहे हो वो थोड़ा ऑप्शनल है, केस होंगे वो थोड़ा ऑप्शनल है। तो IMS एक आपकी अब आज की तारीख में अकाउंटिंग का पार्ट है, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हाँ, उसमें एक्शन लो या मत लो ये आपकी इच्छा है। 7th पॉइंट में बताया जा रहा है कि भैया आप इनवॉइस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करो या पेंडिंग करो, पर वो 14 तारीख के बाद ही, क्योंकि GST या 2B की कट ऑफ डेट क्या होती है, 13 तारीख होती है, उसके बाद ही वो आपके 2B में आएंगे। ठीक है, नाउ टैक्स पेयर आर अलाउड टू रिकम्प्यूट देयर GST या 2B। तो जो बार बार मैं बात कर रहा हूं, जो आपने कम यूट्यूब पे सुनी होगी, क्योंकि यूट्यूब वाले अधिकतर कॉपी पेस्ट ऐसा मारते रहते हैं, तो रिकम्प्यूट कर सकते हो आप 2B को। तो 2B की अकड़ ठंडी हो गई है, स्टैग्नेंट नहीं है, आप इसको रिकम्प्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपका 2B कट ऑफ हो गया 14 तारीख के बाद, आप फिर से IMS डैशबोर्ड पे गए, कुछ एक्सेप्ट करा, कुछ रिजेक्ट करा, कुछ पेंडिंग करा, ये सारा गेम आप खेल सकते हो। कब तक? जब तक आप 3B को फाइल नहीं कर देते। 3B फाइल कर दिया तो उसके बाद 2B स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑन देयर एक्शन ऑन IMS डैशबोर्ड टिल द टाइम फाइलिंग और रिस्पेक्टिव GST या 3B। जब तक GST या 3B फाइल नहीं करते हो तब तक 2B के साथ बल्ले बल्ले डांस कर सकते हो। It is mandatory to recompute GST or 2B from IS dashboard in case of any changes in action already taken on concerned record। तो यहाँ पे बोला गया कि भैया GST और 2B को बार बार रिकम्प्यूट करते रहना, एक रिकम्प्यूट का बटन मिलेगा वहां पे आपको, तो GST और 2B को बार बार रिकम्प्यूट करते रहना। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस करते हो डैशबोर्ड पे। GST और 2B विल बी सिक्वेंशियल नाउ। अब GST और 2B भी क्या है, सिक्वेंशियल हो गया, क्रमबद्ध हो गया है। अब अगर आप प्रीवियस पीरियड का 3B फाइल नहीं करते हो तो आपका 2B करंट पीरियड का जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले पिछले महीने का 3B फाइल करो, 1 फाइल नहीं करोगे तो 3B फाइल नहीं होगा, 3B फाइल नहीं करोगे तो नेक्स्ट मंथ का 2B जनरेट नहीं होगा, 2B जनरेट नहीं होगा तो 3B फाइल नहीं कर पाओगे। तो कहानी सब सीक्वेंस में हो गई है, सीक्वेंशियल हो गई है। ठीक है, तो भैया इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और आई होप अब IMS को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कंजूसी बिल्कुल ना करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। तो IMS डैशबोर्ड को लेके ये वीडियो बार बार देखते रहो, चीजें समझ में आ जाएंगी, और इसी के तरीके से आपको उनके ऊपर एक्शन लेना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर अप मैंने कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।